ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। अब कक्षा 11 विषय नामा के मूल तत्व, कक्षा 10वीं तक में विषय नहीं था। अब नामा के मूल तत्व के अंदर पार्ट 1 में अपने पहला लेसन देखेंगे, हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। प्रस्तावना के अंदर देखेंगे मनुष्य अपना अलग और प्रस्तावना मनुष्य अपना अलग और विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी है। मनुष्य की जीवन शैली अलग अलग प्रकार की होती है। उसकी जीवन शैली सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ऐसी आवश्यकताओं से संबंध रखती है। इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसको अन्य मनुष्य की मदद लेनी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना अलग अस्तित्व, कौशल्य और मर्यादाएं रखता है। व्यक्तिगत कौशल्य का समाज में विनिमय किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल्य का दूसरों को लाभ देता है। अपनी मर्यादाओं के कारण दूसरों के कौशल्य का लाभ लेता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को इस तरह से पूर्ण करता है, यानी कि मनुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर आधार रखना पड़ता है। इस तरह से वह अपनी बुद्धि कौशल्य की मदद से लाभ दूसरे को देता है और दूसरों का लाभ लेता भी है। इस तरह से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अब जब द्रव्य का माध्यम के रूप में अस्तित्व नहीं था, तब बदला पद्धति या वस्तु विनिमय पद्धति प्रवर्तमान थी। बदला पद्धति यानी वस्तु के बदले वस्तु या किसी वस्तु को लो और दूसरे के व्यक्ति के पास से वो वस्तु लो, इसको बदला पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में उत्पाद के बदले उत्पाद अथवा उत्पाद के बदले में सेवा दी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसान के पास अनाज है और उसको कपड़े की ज़रूरत है, और जिसके पास कपड़ा है उसको अनाज की ज़रूरत है। इन किस्से में दोनों पक्षकार वस्तुओं की अदला बदली करके अपनी ज़रूरतें पूर्ण करता है। इस बदला पद्धति में उत्पाद ने उत्पाद की खरीदी की। बदला पद्धति में व्यावहारिक समस्याएं होती थी। बदला पद्धति की मर्यादाओं में से अदला बदली के एक माध्यम के अस्तित्व खड़ा हुआ जो सर्वस्वीकृत हुआ। यानी कि जो पहले के ज़माने में जब द्रव्य का माध्यम के द्रव्य यानी पैसा, रुपया, जिसका जब चलन नहीं था, तब क्या करते थे, मनुष्य एक वस्तु के बदले दूसरे के पास से खरीदता था और दूसरे के पास से वह वस्तु अपने लिए खरीदता था। इस तरह से वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था। इस तरह से बदला पद्धति एक माध्यम के रूप में आवश्यकता के अनुसार सर्वस्वीकृत बनी थी। लेकिन प्रवर्तमान समय में उत्पादन खरीदी का या सेवा प्राप्त करने के विनिमय के माध्यम के रूप में द्रव्य का उपयोग किया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान समय में अपने कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु को अपने खरीदते हैं तो उसके बदले उसे क्या देते, द्रव्य यानी रुपया देते हैं। इस तरह से द्रव्य से वस्तु खरीदते हैं। अब वर्तमान समय में द्रव्य के रूप में किसका उपयोग होता है, तो सिक्का, कागजी नोट और हाल में प्लास्टिक की चलन का उपयोग किया जा रहा है। जिस व्यवस्था में द्रव्य का माध्यम के रूप में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मौद्रिक व्यवस्था कहते हैं। मौद्रिक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में उत्पाद बेचकर द्रव्य प्राप्त किया जाता है और प्राप्त द्रव्य में से उत्पाद खरीदा जाता है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि उत्पाद द्रव्य खरीदता है और द्रव्य उत्पाद खरीदता है। यानी कि वस्तु जब कोई भी वस्तु की खरीदी करता है, व्यक्ति जब कोई वस्तु की खरीदी करे तो उसके बदले में उसे क्या देना पड़ता है, द्रव्य यानी कि पैसा देना पड़ता है। और पैसा देने से अपने पास में क्या आता है, वस्तु आती है। और जो सामने वाला व्यक्ति वस्तु बेचता है तो उसको क्या मिलेगा, द्रव्य यानी रुपया मिलेगा। इस तरह से मौद्रिक अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं पूर्ण करने के लिए वर्तमान में द्रव्य का उपयोग करता है। यह द्रव्य सामान्य रूप से सभी पक्षकारों के स्वीकृत होता है। इस स्वीकृति के गुण धर्म के कारण व्यवहार होते हैं। जब व्यवहार द्रव्य के माध्यम से होते हैं उन्हें आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब यानी कि अपने जब द्रव्य का उपयोग होने लगा तब द्रव्य सामान्य रूप से सभी पक्षकार को स्वीकृत है। और जब उस गुणधर्म का उपयोग करने लगा, जब मानो के व्यवहार द्रव्य के रूप में यानी पैसे के माध्यम से होता है तो उन्हें आर्थिक व्यवहार कहते हैं। द्रव्य माध्यम की गैर हाजिरी में भी उत्पादन व्यवहार होते थे। वे व्यवहार बदला पद्धति पर आधारित थे।
द्रव्य माध्यम की मदद से होते व्यवहारों को मौद्रिक व्यवहार के रूप में पहचानते हैं। यानी कि आर्थिक व्यवहार अर्थात क्या है कि जो व्यवहार द्रव्य के रूप में होता है उसे आर्थिक व्यवहार करते हैं। उदाहरण के तौर पे मानो कि एक व्यापारी वस्तु बेचता है और सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है, तो आमने सामने द्रव्य का अस्तित्व उत्पन्न हुआ, इसलिए उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। जबकि बिन आर्थिक व्यवहार के अंदर आर्थिक व्यवहार की अनुपस्थिति यानी कि उसके अंदर द्रव्य का उपयोग नहीं होता है, लेकिन सेवा के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति वस्तु की लेन देन करते हैं। उदाहरण के तौर पे मानो कि एक डॉक्टर अपने घर के अंदर अपने माता की सेवा करता है, तो उसके बदले में सेवा का उद्देश्य छिपा होता है। उसके पास से द्रव्य आने के पैसे प्राप्त होने की कोई शक्यता नहीं है, प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बिन आर्थिक व्यवहार करते हैं। आगे देखेंगे कि व्यवहार बदला या वस्तु विनिमय पद्धति मौद्रिक व्यवस्था के हो तो भी उसका हिसाब रखने की आवश्यकता खड़ी होती है। आदिकाल में से भी हिसाब रखने संबंधित व्यवहार का इतिहास में उल्लेख किया गया है। यानी कि व्यवहार बदला पद्धति का या मौद्रिक अर्थव्यवस्था को हो तो भी उनका हिसाब रखने की आवश्यकता खड़ी होती है। यह आदिकाल से हिसाब रखने की सभी व्यवस्था इतिहास में रखी गई है, उल्लेख किया गया है। यानी कि जो भी पहले बदला पद्धति के अंदर भी व्यक्ति हिसाब रखते ही थे और अभी भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी हिसाब रखने की आवश्यकता है। तो यानी कि हिसाब रखने की आवश्यकता, हिसाब रखने की पद्धति व्यवहार बदला पद्धति से ही अस्तित्व में है। समाज की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं समय और ज़रूरत के अनुसार बदलती। कानून, मेडिकल, इंजीनियरिंग, विज्ञान जैसे विषयों की तरह हिसाबी पद्धति का जन्म समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्ति की मदद के लिए हुआ है। यानी कि समाज को सामाजिक या आर्थिक आवश्यकता समय के अनुसार ज़रूरत हुई। मानो कि कानून की व्यवस्था उपलब्ध हुई, मेडिकल, इंजीनियरिंग, विज्ञान जैसे विषयों की तरह हिसाबी पद्धति का भी जन्म समाज के सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियों की मदद से ही लिया जाता है। ईसाई पद्धति एक या दूसरे स्वरूप में अस्तित्व बनाए रखी। भारत के समर्थक इतिहासकार चाणक्य अर्थशास्त्र का उल्लेख करके ईसाई पद्धति का अस्तित्व और महत्व समझाते हैं। पश्चिम के समर्थक इतिहासकार इस संबंध का श्रेय इटली के गणित शास्त्री लुइका पेसिलियो को देते हैं। ईसाई पद्धति के उद्भव संबंधित विविध मंतव्य हैं, परंतु उनके उपयोग और महत्व के लिए समग्र विश्व में समान अभिप्राय है। औद्योगिक क्रांति और धंधा व्यापार के विस्तार के कारण दिन प्रतिदिन ईसाई पद्धति का उपयोग और महत्व बढ़ता गया। ईसाई पद्धति की जानकारी प्राप्त करने से पहले हिसाबी संबंधित प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करें। अब यहाँ पे जो भारत के समर्थक जो इतिहासकार चाणक्य के अर्थशास्त्र के अंदर जो उल्लेख किया था ईसाई पद्धति का अस्तित्व और उसका महत्व समझाया है, और पश्चिम के जो इतिहासकार था वो पश्चिम के इतिहासकार का इस संबंध के बारे में हिसाबी संबंध के बारे में श्रेय किसको जाता है, तो इटली के जो गणित शास्त्री लुइका पेसिलियो को मिलता है। इसलिए ईसाई पद्धति के मंतव्य और उद्भव संबंधित माहिती इटली के गणित शास्त्री लुइका पेसिलियो ने दी है, परंतु जो समग्र विश्व में वो समान रूप से अस्तित्व में है। अब हिसाबी अर्थात क्या, हिसाब अर्थात क्या, हिसाब अर्थात सामान्य भाषा में आवक जावक उपज खर्च संबंधी लेखा। यानी अपने हिसाब किसे कहते हैं कि जो अपने सामान्य भाषा में अपने घरों के अंदर भी अपने आवक जितनी हो उसमें से अपने खर्च कितने करेंगे, यानी आवक और उसके सामने जावक कितनी, उपज या खर्च जितनी आवक होती है उसमें से अपने खर्च करते हैं, उस संबंध में जो हिसाब रखते हैं, लेखा करके रखते हैं, तो उसे हिसाब कहते हैं। हिसाबों में इस लेखा के अतिरिक्त आवक जावक का तथा उपज खर्च का अंतर ज्ञात किया जाता है। यह अंतर लाभ अर्थात नफ़ा के रूप में अथवा हानि का नुकसान के रूप में हो सकता है। आवक में से जावक घटाने पर अथवा उपज में से खर्च घटाने पर अंतर को लाभ या नफ़ा के रूप में जाना जाता है, और जावक में से आवक घटाने पर
अतः खर्च में से उपज घटाने पर अंतर को हानि अथवा नुकसान के रूप में जाना जाता है। अब देखो, एक उदाहरण है कि एक व्यापारी जो है 10,000 का माल खरीदता है, वाहन भाड़ा के रुपया 2,000 चुकाता है, इस संपूर्ण माल को 15,000 में बेच देता है। यहाँ आवक अथवा उपज कितनी हुई? 15,000, और जिसके सामने जावक अर्थात खर्च कितना? 12,000 हुआ था। यानी अपने वस्तु खरीदा था 10,000 में, लाने का खर्च जो हुआ 2,000, तो 12,000 वस्तु की खरीद कीमत पड़ी। और जब अपने बेचते हैं 15,000 में, तो अधिक कीमत से बेचते हैं तो अंदर की रकम जो आती है उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। यानी 3,000 रुपया यहाँ पर लाभ हुआ, ऐसा माना जाएगा। हिसाब रखने की पद्धति अथवा व्यवस्था को हिसाबी पद्धति के रूप में पहचाना जाता है। हिसाबों को नामा के रूप में भी पहचाना जाता है। हिसाबी पद्धति के पर्याय के रूप में नामा पद्धति का उपयोग किया जाता है। पुस्तक में नामा पद्धति के बदले हिसाबी पद्धति का उपयोग किया है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र विषयों की तरह हिसाबी पद्धति भी समाज में अपना अलग अस्तित्व और महत्व रखती है। इसकी विशेष उपयोगिता है। हिसाबी पद्धति के उच्च नियम और सिद्धांत हैं, उसको कला और विज्ञान के रूप में भी पहचानते हैं। हिसाबी पद्धति के योग्य संचालन के लिए व्यावसायिक संस्थाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। अब मानो कि हिसाबों की नामा के रूप में भी उसे पहचानते हैं, और उसके पर्याय में नामा पद्धति का उपयोग करते हैं। पुस्तक में जो नामा पद्धति के बदले में हिसाबी पद्धति का उपयोग करते हैं। अब हिसाबी पद्धति अर्थात क्या? कि हिसाबी पद्धति अर्थात व्यवहारों और घटनाओं जो मौद्रिक लक्षण रखते हो, उन्हें द्रव्य के रूप में लिखने, वर्गीकरण करने और निष्कर्ष निकाल कर उसके परिणामों का अर्थकरण करने की कला है। यानी हिसाबी पद्धति के जो व्यवहार होते हैं और जो घटनाएं होती है उसका मौद्रिक लक्षण रखता हो और उसे द्रव्य के रूप में लिखे और उसका वर्गीकरण करे और निष्कर्ष निकालने कर उसके जो परिणाम का अर्थकथन करते हैं उसे कला कहते हैं। परंतु हिसाबी पद्धति के विकास को ध्यान में रखकर AICPA द्वारा निम्न अनुसार व्याख्या दी गई है कि हिसाबी पद्धति यह सेवा की प्रवृत्ति है जिसका कार्य विशेषकर मौद्रिक स्वरूप की और आर्थिक प्रवृत्तियों संबंधित परिणामात्मक जानकारी देता है, जिसका हेतु आर्थिक निर्णयों में मददरूप होता है। पद्धति के लक्षण, उसमें पहला लक्षण है कि वित्तीय लक्षण। हिसाबी पद्धति में जिन व्यवहारों और घटनाओं का लेखा किया जाता है उनका द्रव्य के रूप में मापन होना चाहिए। यानी कि जो भी हिसाबी पद्धति में जो व्यवहार होते हैं कि अपने कोई घटना बनाव होता है उसका लेखा द्रव्य के मूल्य में होना चाहिए। मानो कि अपने 10,000 किलोग्राम रसायन खरीदा, उस खरीदी की कीमत या मूल्य द्रव्य के रूप में निश्चित होना चाहिए। यह रसायन 20,000 में खरीदा गया है तो 10,000 किलोग्राम रसायन बराबर 20,000, ऐसा अर्थ होगा। रसायन खरीदी का व्यवहार है, रसायन के बदले में 20,000 चुकाना है। रुपया द्रव्य है, द्रव्य में हुआ व्यवहार आर्थिक व्यवहार कहलाता है। यह व्यवहार वित्तीय लक्षण रखता है। यानी कि अपने जो वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु को अपने द्रव्य यानी रुपया में मापते हैं तो उसे क्या करते? आर्थिक व्यवहार करते। यह व्यवहार वित्तीय लक्षण रखता है। दूसरा है द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में। हिसाबी पद्धति में लिखे जाने वाले व्यवहार या घटनाएं द्रव्य के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं। 10,000 किलोग्राम रसायन जिसके द्वारा बेचा गया है वह रसायन के बदले द्रव्य प्राप्त करता है और उस द्रव्य के बदले में वह अन्य कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकता है। बेचने वाले के व्यवहार को निम्न अनुसार समझेंगे। यानी अपने 10,000 किलोग्राम जो रसायन जिसके द्वारा बेचा गया है वह रसायन के बदले में क्या प्राप्त करता है? द्रव्य प्राप्त करता है और वह द्रव्य के बदले में अन्य कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकता है। उसका उदाहरण अपने देखेंगे, बस अपने करना बराबर। हिसाबी पद्धति के लक्षण नंबर 3 है कि व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण। हिसाबी पद्धति में अलग अलग प्रकार के व्यवहार होते हैं। यह व्यवहार रोकड़ या बिन रोकड़ स्वरूप के होते हैं। यह व्यवहार आवक, खर्च, संपत्ति, दायित्व आदि के लिए होते हैं। इन व्यवहारों को उनके प्रकार के आधार पर
अर्थात कि हिसाबी पद्धति के उधार जमा के नियमों के अनुसार वर्गीकरण करके विश्लेषण के लक्षण के कारण इस बात के निर्धारित समय के सभी व्यवहारों को एक साथ एक ही स्थान पर देख सकते हैं। अब मानो कि हिसाबी पद्धति के अंदर जो व्यवहार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो रोकड़ व्यवहार होता है और बिन रोकड़। अब रोकड़ व्यवहार के बारे में पहले समझे कि रोकड़ व्यवहार है जिसमें से अपने को द्रव्य मुद्रा या तो पैसे प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यवहारों को अपने रोकड़ व्यवहार कहते हैं। और बिन रोकड़ व्यवहार अर्थात कि ऐसा व्यवहार के जिसमें से अपने कोई रोकड़ प्राप्त होती नहीं है तो उसे बिन रोकड़ व्यवहार करते। और अपने जो हिसाबी पद्धति के अंदर हिसाबी पद्धति में उधार जमा के नियम है वो उधार जमा के नियम के बारे में आगे के चैप्टर में अपने देखेंगे। और उसका वर्गीकरण के विश्लेषण के कारण उसके निर्धारित समय सभी व्यवहार को एक साथ अपने देख सकते हैं। मानो कि वर्ष के प्रारंभ में कितनी संपत्ति थी, कितनी खरीदी, कितनी विक्रय की, वर्ष के अंत में कितनी संपत्ति है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वर्गीकरण विश्लेषण से जान सकते हैं। यानी कि अपने वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति खरीदी हो और जितनी संपत्ति हो उसमें दूसरी खरीदी की हो, फिर उसमें से कुछ संपत्ति बेच दी हो और अंत में जो बाकी बचती है वो उसका वर्गीकरण विश्लेषण से अपने जान सकते हैं। चौथा है कि व्यवहारों का अर्थघटन। हिसाबी पद्धति में केवल हिसाब तैयार नहीं होते बल्कि हिसाब निर्धारित नियम अनुसार तैयार होने के बाद उसमें दर्शाए विवरणों और आंकड़ों के आधार पर उनका अर्थघटन किया जाता है। यानी कि व्यवहार तैयार करने के लिए सिर्फ हिसाब नहीं है, वो हिसाब तैयार करने के लिए जो नियम उधार जमा के जो अपने नियम है उसके अनुसार आधार आंकड़ों के स्वरूप में उसका अर्थघटन करेंगे। मानो कि यहाँ पे एक उदाहरण है कि किसी एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मापा जाए और वह 120 और 80 हो तो वह व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दृष्टि से तंदुरुस्त माना जाता है। 120 और 80 या रक्तचाप के दाब का माप है और तंदुरुस्ती का निष्कर्ष या उसका अर्थघटन है। इसलिए माना जाता है जिसका ब्लड प्रेशर 120 और 80 हो तो व्यक्ति क्या मानी जाती है, तंदुरुस्त मानी जाती है। हिसाबी पद्धति में तैयार हुए हिसाबों का अर्थघटन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे उपज रुपया 20,000 की हो और खर्च रुपया 12,000 हो तो 8,000 ये उपज की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि 20,000 में 20,000 उसकी उपज होती है, उसके पीछे आपने 12,000 खर्च किया, जो डिफरेंस की रकम आती है 20,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, जो 8,000 रुपये आए उसको क्या मानेंगे, अपने लाभ मानेंगे। यानी कि लाभ हुआ। उपज खर्च का अंतर यह लाभ का स्वरूप दर्शाता है। इन आंकड़ों का अर्थघटन कहा जाएगा। हिसाबी पद्धति में दर्शाए व्यवहार का अर्थघटन कर सकते हैं जिससे उसके परिणामों को समझ सकते हैं। 5 नंबर का पॉइंट है परिमाणात्मक जानकारी। अब हिसाबों में लिखी जाने वाली जानकारी द्रव्य के स्वरूप में होने से उस जानकारी को परिमाणात्मक जानकारी कहते हैं। परिमाणक जानकारी अर्थात आंकड़ाकीय जानकारी, यानी जो भी परिणाम अपने प्राप्त करते अपने जो भी हिसाब लिख के जाते हैं वो आंकड़े के स्वरूप में होते हैं, इसलिए उसे परिमाणात्मक जानकारी कहते हैं। अब आर्थिक निर्णय। हिसाबी पद्धति द्वारा तैयार किए गए हिसाबों के आधार पर अलग अलग पक्षकार अपने निर्णय लेते हैं। मानो कि कंपनी के लेनदार कंपनी को उधार रकम देने संबंधी निर्णय लेते हैं। अंशदार यानी शेयर होल्डर कंपनी के अंशों के विनियोग करने संबंधी निर्णय लेते हैं। कंपनी स्वयं अपना विकास संबंधी निर्णय लेती है। ये सभी निर्णय द्रव्य वित्त आधारित होने से उन्हें आर्थिक निर्णय कहते हैं। हिसाबी पद्धति आर्थिक निर्णय लेने में सहायक होती है। ऐतिहासिक जानकारी। हिसाबी पद्धति में किए गए व्यवहारों एवं घटनाओं को लिखा जाता है। व्यवहार या घटना घटित होने से वह भूतकाल बनता है। भूतकाल हमेशा इतिहास दर्शाता है। इतिहास के आधार पर तैयार हुए हिसाब ऐतिहासिक जानकारी अर्थात भूतकाल की जानकारी अथवा परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हिसाबी पद्धति ऐतिहासिक जानकारी से संबंधित होती है। यानी कि हिसाबी पद्धति जो भी व्यवहार घटना लिखी जाती है वह भूतकाल बन जाती है और वही इतिहास दर्शाता है। व्याख्याओं और उसके निष्कर्ष पर से निकाले लक्षण हिसाबी पद्धति की प्रक्रिया समझाते हैं।
यह प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, कौन कौन से सोपान में गुजरती है, प्रत्येक सोपान में से क्या प्राप्त होता है, प्रक्रिया के अंत में क्या लाभ प्राप्त होता है, इन सभी मुद्दों संबंधी जानकारी व्याख्या और लक्षणों से प्रकट होती है। इस हिसाबी प्रक्रिया के सोपान को आकृति स्वरूप में निम्नानुसार आकृति बाजू में दी हुई है कि हिसाबी प्रक्रिया की आकृति। उसमें पहले क्या होगा कि हमेशा हिसाब व्यवहार जो है वो पहले लिखा जाएगा। जो व्यवहार लिखा उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या करना, वर्गीकरण करना। जो व्यवहार लिखे उसमें से वर्गीकृत करने का, फिर जो वर्गीकृत करके उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे और फिर उसका जो भी निष्कर्ष निकला उसका अपने अर्थघटन करेंगे और जो अर्थघटन उसको रिपोर्ट के स्वरूप में तैयार करते हैं। यानी उसकी प्रक्रिया है हिसाब लिखना, जो हिसाब लिखा है उसमें से वर्गीकरण करना, यानी मानो कि रोकड़ और उधार व्यवहार, रोकड़ और बिन रोकड़ व्यवहार, और वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद में उस पर निष्कर्ष विश्लेषण करेंगे, फिर उसमें से क्या परिणाम मिला वो देखेंगे, फिर उसका अर्थघटन, और फिर उसके बाद में अपने रिपोर्ट तैयार करते हैं। संक्षेप में हिसाबी पद्धति व्यवहार और घटनाओं को लिखना, वर्गीकरण, विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालती है। इन निष्कर्षों के आधार पर अर्थघटन करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यहाँ पर रिपोर्ट का अर्थ होता है हिसाबों, अर्थात के वार्षिक हिसाबों। अब वार्षिक हिसाब की जानकारी अभी प्राप्त नहीं करेंगे, वो पार्ट 2 में आ रहा है। वार्षिक हिसाब तैयार करने आने पहले जो अपने व्यापार खाता बनाना पड़ेगा, फिर लाभ हानि खाता, फिर आर्थिक चिट्ठा बनता है, इसलिए उसकी जानकारी आगे के पार्ट में जब आएगा तब बताई जाएगी। हिसाबी प्रक्रिया को निम्न अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। उसमें पहला क्या है कि व्यवहारों एवं घटनाओं की पहचान और द्रव्य में उसका मापन, उसे व्यवहारिक घटना का प्रवेश कराना। फिर मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, वर्गीकरण कर निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण एवं अर्थघटन करना, यानी प्रक्रिया करना। जो भी व्यवहार उसका लेखा करो, वर्गीकरण करो, उसके बाद निष्कर्ष निकालो, फिर उसका अर्थघटन करो। और मौद्रिक जानकारी उपयोगकर्ताओं को रिपोर्ट स्वरूप में प्रस्तुत करना। जो भी अपने निष्कर्ष अर्थघटन किया, फिर उसका जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, यानी मौद्रिक आर्थिक रूप से जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे। हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। अब हिसाबी पद्धति के उद्देश्य में है स्थायी रिकॉर्ड। हिसाबी पद्धति में व्यवहार एवं घटनाओं को लिखित स्वरूप में रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्ड बही के रूप में अथवा कंप्यूटर में स्थायी रूप से लिखा जाता है। यानी कि स्थायी रिकॉर्ड के अंदर क्या है कि जो भी अपने हिसाबी पद्धति में व्यवहार करते हैं, मानो कि रुपया 5,000 का माल खरीदा तो उसका अपने लिखा करेंगे, यानी लिखित स्वरूप में उसका रिकॉर्ड रखेंगे। यह रिकॉर्ड बही के रूप में, यानी एक चौपड़ा बनाए उसमें लिखेंगे या तो कंप्यूटर में रखते हैं। अब दूसरा है कि प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जानना। अब धंधा के जो प्रत्येक व्यवहार की असर धंधा की समग्र नफाकारकता या आर्थिक स्थिति पर होती है। अब ना धंधा कितना अच्छा चल रहा है उसके ऊपर से उसकी लाभदायकता कितनी है वो जान सकते हैं। तीसरा है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। धंधा के लाभ या नुकसान को प्रभावित करने वाले परिबलों तथा धंधा की आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करने तथ्य संबंधी जानकारी हिसाब तैयार करने से मिल सकती है। हिसाब तैयार करने का यह उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए कि धंधा में लाभ हुआ कि नुकसान हो, वो प्रभावित करने के लिए धंधा की आर्थिक स्थिति जाननी पड़ती है और वो हिसाबों पर से जान सकते हैं। चौथा है कर दायित्व निर्धारित करना। कर भरने का दायित्व तैयार किए हिसाबों के आधार पर से निश्चित होता है। कर का प्रमाण कर भरने वाले की आवक के आधार पर निश्चित होता है। इसलिए हिसाब तैयार करने का उद्देश्य कर का दायित्व निर्धारित करता है। पांचवा पॉइंट है देवा का प्रमाण जानने। धंधा में व्यक्ति द्वारा रोकड़ के अलावा उधार यानी बिन रोकड़ व्यवहार भी किए जाते। कच्चा माल की उधार खरीदी, परंतु यह भुगतान भविष्य में किया जाता है। जब तक भुगतान न किया जाए तब तक यह देवा के रूप में गिना जाता है। वर्ष के अंत में देवा का प्रमाण कितना यह हिसाबों द्वारा जान सकते हैं। देवा यानी अपने किसी के पास से उधार वस्तु खरीदी हो
पर उसका व्यवहार जब तक अपने उसके माल भले अपने को मिल जाता है, कच्चा माल के अपने भले खरीदी कर लेते, परंतु जब तक वो पैसे चुकाएंगे नहीं, भुगतान नहीं करेंगे, तब तक ये बिन रोकड़ व्यवहार माना जाता है। और जब चुकाना हो, जब चुका दिया जाता है, तब उसका प्रमाण कितना है वर्ष के अंत में वो जान सकते हैं। 6 नंबर का पॉइंट है प्राप्य का प्रमाण जानना, એટલે लेना का प्रमाण जानना। अपने उधार खरीदी की तरह ही ग्राहकों को उधार विक्रय किया जाता है। यह विक्रय की रकम भविष्य में मिलती है। जब तक विक्रय की रकम प्राप्त न हो तब तक बही में यह लेखा के रूप में दर्शाया जाता है, मतलब ले यानी लेना के रूप में उसे दर्शाया जाता है। अब मानो कि अपने जिस तरह से उधार खरीदी की है उस तरह से ग्राहकों को अपने उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचते और कब रकम मिलेगी वह जान सकते, और बाद में वर्ष के अंत में कितनी रकम बाकी है उसका लेखा हिसाब ऊपर से जान सकते हैं। 7 नंबर का पॉइंट है धंधा की नफाकारकता का मापन। हिसाबों का महत्व का उद्देश्य संबंधित समय अवधि दौरान कितना लाभ कमाया, नुकसान हुआ का मापन हिसाबी पद्धति से प्राप्त होता है। धंधा की नफाकारकता जानने के लिए अपने एक वर्ष का हिसाब तैयार करते हैं, उसके बाद में लाभ हानि खाता द्वारा उसकी नफाकारकता जान सकते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है धंधा की आर्थिक स्थिति जानना। अब वर्ष के अंत में धंधा के दायित्व, संपत्तियां और प्राप्य कितनी है, यह हिसाबी पद्धति के आधार से तैयार किए हिसाबों में देखने को मिलता है। संपत्ति और लेना का प्रमाण दायित्व से अधिक हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी, ऐसा कहा जाएगा। इस प्रकार हिसाबों के आधार पर आर्थिक स्थिति जिसको सद्धरता कहते हैं वह जानी जा सकती। आर्थिक स्थिति अंदर अर्थात यानी कि संपत्ति और लेना और पूंजी दायित्व, यह भी एक अपने जो पूरे वर्ष का हिसाब जानने के लिए जो वार्षिक हिसाब के अंदर आता है। पहले व्यापार खाता बनता है, खरीदी और बिक्री कितनी हुई उसकी जानकारी व्यापार खाता द्वारा मिलती है। लाभ हानि खाता द्वारा धंधा का लाभ और नुकसान कितना वो जान सकते हैं। उसके बाद में जो आर्थिक स्थिति जाननी हो तो अपने क्या करना पड़ेगा, आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट तैयार करेंगे तो पता चलेगा कि धंधा की संपत्ति और दायित्व कितना है। अब 9 नंबर का पॉइंट है कि भूल और छल कपट खोजना व रोकना। मौद्रिक भूल अथवा छल कपट संबंधी जानकारी तैयार के हिसाबों की जांच के आधार पर से प्राप्त कर सकते। ऐसी कोई भी अनिच्छनीय घटनाओं को रोकने में हिसाबी पद्धति मददरूप होती। हिसाबी पद्धति परोक्ष रूप से अंकुश रखती है, यानी कि धंधे के अंदर कोई मौद्रिक भूल हुई हो या तो कोई पैसों की लेन देन में गड़बड़ी हुई हो तो ये अपने भूल हिसाबों की जांच के द्वारा अपने प्राप्त कर सकते हैं। और हिसाबी पद्धति उसके ऊपर अंकुश का कार्य यानी नियंत्रण का कार्य भी करती है। हिसाबी पद्धति का उपयोग हेतुओं के उद्देश्य के लिए किया जाता है। हिसाबी पद्धति के अस्तित्व और उपयोग के कारण बहुत से लाभ होते हैं। अब पहले अपने देखेंगे हिसाबी पद्धति के लाभ। हिसाबी पद्धति का पहला लाभ है हिसाबी जानकारी की प्राप्ति। अब धंधा के मालिक द्वारा हिसाबी जानकारी तैयार की जाती। यह जानकारी तैयार हो तो मालिक जब जरूरत हो तब उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि मालिक को बैंक में से लोन लेनी हो तो यह तैयारी की हिसाबी जानकारी बैंक में प्रस्तुत करके अपने धंधा की स्थिति दर्शाकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो हिसाब अपने तैयार किया हो, लगभग 1 वर्ष का हिसाब तैयार किया जाता है, वो उसके अंदर से मालूम पड़ता है कि कंपनी लाभ कर रही है, हानि कर रही है। यदि जो वो लाभ कर रही हो तो बैंक में से उसको कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हिसाब तैयार के हिसाब बैंक में प्रस्तुत करने से बैंक उसको लोन देती है। दूसरा है नफाकारकता जानना। धंधा में कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ है, इस संबंध में जानकारी हिसाबी पद्धति द्वारा दी जाती है। लाभ हानि खाता से यह जानकारी प्राप्त होती है। ये वार्षिक हिसाब के अंदर जब भी करेंगे हिसाब तैयार तो उसमें से लाभ हुआ कि हानि हुई उसके आधार पर अपने धंधे की नफाकारकता जान सकते हैं। 3 नंबर का पॉइंट है वित्तीय स्थिति जानना। हिसाबी मुदत के अंत में धंधा के दायित्व का प्रमाण कितना है यह जान सकते हैं। धंधा का दायित्व अधिक हो तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर गिनी जाती है
और दायित्व कम हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी गिनी जाती है। यह आर्थिक स्थिति पक्के तल पर द्वारा जानी जा सकती है। यानी वित्तीय स्थिति जानने के लिए कोई भी धंधा हो उसको आर्थिक चिट्ठा यानी वार्षिक हिसाब तैयार करना ज़रूरी है। उसके आधार पर ही वह धंधे की आर्थिक स्थिति जान सकते हैं। यानी पूंजी दायित्व के अंदर दायित्व अधिक हो तो में आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानी जाएगी, जबकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो उसकी प्रतिष्ठा भी कम होगी। 4 नंबर का पॉइंट है कर आयोजन। प्रत्येक धंधा की इकाई द्वारा की गई कमाई पर अलग अलग स्वरूप में संबंधित कर का भुगतान करना होता है। कर का प्रमाण धंधा के व्यवहारों के आधार पर निश्चित होता है। व्यवहारों के प्रमाण को ध्यान में रखकर उस समय में कितना कर भरना पड़ेगा यह बात हिसाबों के आधार पर जान सकते हैं। इस जानकारी के आधार पर वर्ष दौरान चुकाए योग्य कर संबंधित आयोजन कर सकते हैं। यानी कि कर का प्रमाण भी धंधा के व्यवहार कैसे है वह निश्चित करना, उसके ऊपर ही कर भरा जाता है। 5 नंबर का पॉइंट है धंधा का मूल्यांकन। व्यवहार में कई बार मालिक द्वारा अपने धंधा का विक्रय अन्य व्यक्ति को किया जाता है। इस स्थिति में धंधा की बिक्री कीमत कितनी होनी चाहिए वह बिक्री कीमत का निर्धारण करने में हिसाबी पद्धति मदद रूप होती है। धंधा कितना फायदाकारक है, आर्थिक स्थिति कैसी है, इस संबंधी जानकारी हिसाबी पद्धति देती है। इस प्रकार धंधा के मूल्यांकन में हिसाबी पद्धति मदद रूप होती है। यानी धंधा का मूल्यांकन करना हो तो अपने आर्थिक स्थिति, बिक्री कितनी हुई वो जानने का, उसके बाद में नफ़ाकारकता, आर्थिक स्थिति कैसी है वह सब जानने के लिए वार्षिक हिसाब तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। 6 नंबर का पॉइंट है निर्णय लेना। धंधा के अलग अलग स्वरूप एकल व्यापारी, साझेदारी पेढ़ी, कंपनी द्वारा अपने हिसाब तैयार किए जाते हैं। विशेषकर कंपनी के हिसाबों का उपयोग विभिन्न पक्षकार जैसे कि लेनदार, अंशधारी, विनियोगकर्ता द्वारा अपनी विनियोग संबंधी निर्णय लेते में उपयोगी किया जाता है। हिसाबी पद्धति निर्णय लेने में खूब ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। अब निर्णय लेना यानी यहाँ पे तुमको बताया एकल व्यापारी। एकल व्यापारी अर्थात कि एक ही व्यक्ति धंधा का संचालन करता हो और जो भी लाभ हो हानि हो खुद स्वयं ही उठाता है, उसे एकल व्यापारी कहते हैं। अब साझेदारी पेढ़ी के अंदर क्या होता है कि साझेदारी पेढ़ी के अंदर 2 या 2 से अधिक 20 सदस्य होता है और वह साझेदारी चलाते हैं। तो साझेदारी पेढ़ी के अंदर वो साझेदारों के बीच में लाभ और हानि बांटी जाती है। जबकि कंपनी का स्वरूप आएगा तो उसके अंदर हिसाब तैयार करना, क्योंकि कंपनी के अंदर 20 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिसमें लेनदार होता है, अंशदार यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी के शेयर कंपनी स्थापित करने के लिए पहले कंपनी स्थापित करने से पहले आम जनता यानी लोगों को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देना पड़ता। उसके बाद में शेयर द्वारा जो भी रकम प्राप्त होती है उसके बाद में ही कंपनी धंधा का व्यवसाय करना, उसके लिए भी प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। इसके बारे में आगे अधिक जानकारी प्राप्त मिलेगी बीओ में तुमको। 7 नंबर का पॉइंट है प्रमाण के स्वरूप में हिसाबों की रचना हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर होती, इसलिए इस प्रकार से तैयार किए हिसाबों को विश्वसनीय गिना जाता है। इस विश्वसनीयता के गुण धर्म के कारण कोई भी विवाद के समय ये हिसाब प्रमाण का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर साझेदारी पेढ़ी के साझेदारों के बीच हिसाबों के संदर्भ में कोई भी विवाद खड़ा हुआ हो तब न्याय के उद्देश्य से इन हिसाबों की प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी कभी कोई नियम और सिद्धांत के अनुसार जो अपने हिसाब तैयार किया होता है तो उसकी विश्वसनीयता अधिक बनी रहती है। और कभी जो साझेदारों के बीच कोई मतभेद होता है और लाभ के बारे में, किस लाभ का प्रमाण तो दिया होता है कि किस प्रमाण में उसको लाभ मिलेगा, यदि न होता है तो उसके अंदर समान भाग में लाभ बांटा जाता है। परंतु कोई अतिरिक्त विवाद उत्पन्न होता है तो हिसाबों के ऊपर से अपने उसको न्याय मांग सकते हैं। 8 नंबर का पॉइंट है भूतकाल की कार्यवाही से तुलना। लेखा विधि अर्थात हिसाबी पद्धति के नियमों और सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होते हैं। इस कारण से धंधा की वर्तमान कार्यवाही अर्थात कि नफाकारक या आर्थिक स्थिति को भूतकाल की कार्यवाही के साथ तुलना करके धंधा के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि विकास न हुआ हो अथवा
अपेक्षा से कम हो तो भविष्य में उतना प्राप्त करने संबंधी आयोजन किया जा सकता है। इसके उपरांत प्रतिस्पर्धियों के हिसाबों से भी तुलना हो सकती है। यानी कि जो भी अपने लेखा ईसाई पद्धति में करते हैं वो नियम और सिद्धांत थे। अपने उधार जमा के नियम देखेंगे, उसके 3 नियम हैं। एक तो व्यक्ति, माल और संपत्ति और उपज और खर्च, ये 3 नियम हैं और वो नियम के आधार पर ही हिसाब धंधा में तैयार किया जाता है। उसके बाद में यदि जो विकास काम हो तो उसके अपेक्षा भविष्य में कितना उसको लाभ कमाना है तो उसके लिए उसे आयोजन करना पड़ेगा। और बाज़ार के अंदर प्रतिस्पर्धी होते, उस प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने किस तरह से आयोजन करना उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सैद्धांतिक जानकारी, सैद्धांतिक नियंत्रण, नैतिक नियंत्रण। अब नैतिक नियंत्रण अर्थात हिसाब लिख के जाते हैं, वे प्रमाण के रूप में उपयोग होते हैं। इसलिए कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय कपट करने संबंधी अवकाश घटता है। हिसाबी पद्धति भी कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण रखने में मददरूप होती है। नैतिक नियंत्रण यानी कि धंधा के अंदर जो भी नियम लिखे जाते हो उधार जमा के नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। इसलिए जो भी कभी कोई गड़बड़ी हुई हो पैसे में या तो कोई भी हिसाब लिखते समय कर्मचारी ने छल कपट किया हो और अधिक लाभ बताया हो या तो कम लाभ बताया हो, हानि बताया हो, तो हिसाबों पे ऊपर से अपने तुलना करके उसके ऊपर नियंत्रण रखकर नियम के आधार पर तैयार किए जाते हैं। आगे 10वां पॉइंट है सुधारात्मक कदम। व्यवहार में कई बार धंधा के मालिक या संचालकों द्वारा भूतकाल में ऐसे निर्णय लिए गए हो जिसके कारण नुकसान हुआ हो। ऐसे निर्णयों की असर हिसाब में प्रतिबंधित होती है। इस प्रकार की भूल फिर से न हो उस संबंध की जानकारी रखी जाती अथवा उस संबंधी सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते। यानी कि कई बार धंधा नया प्रारंभ हो तो उसमें भी कई बार लाभ प्राप्त न होता है या तो किसी कारण से नुकसान हुआ हो, तो धंधे का जो भी मालिक होता है वो सावधानी बरतता है कि यदि दोबारा उसकी गलती न हो और किस तरह से उस हानि को अपने दूर कर सके उसके बारे में कदम उठाया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंग के रूप में हिसाबी पद्धति अपना अलग स्थान रखती है। हिसाबी पद्धति आगे बताए अनुसार अपने नियमों सिद्धांतों के आधार पर करवाई जाती है। समाज में होते परिवर्तन के कारण अथवा नियमों और सिद्धांतों और निर्धारित गुणों के आधार पर कई प्रकार की मर्यादाओं का सृजन होता है। हिसाबी पद्धति में भी कई मर्यादा है जिसकी जानकारी आगे से करेंगे बाद में।